हियरिंग लॉस के बच्चों को स्पीच एक्टिविटीज करवा रहे हैं, तो ये 4 रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और मैं इस प्रोफेशन में 18 ईयर्स से भी ज्यादा वर्क कर रही हूँ। ये 4 रूल्स ऐसे रूल्स हैं जो कि बहुत ही बेसिक हैं, पर ये अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो स्पीच में एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस नहीं आएगी। रूल नंबर 1, हर एक्टिविटी हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट लगा के करवाएं। ये मैं किस लिए बोल रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स बिना लगाए ही थेरेपी में आ जाते हैं कि हम तो भूल गए, या बच्चा नहा के आया तो हमने नहीं लगाया, ऐसे ही आ गए। ऐसे थेरेपी नहीं होगी और स्पीच एक्टिविटीज में तो बच्चा बिल्कुल ही नहीं समझ पाएगा। हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट के बिना बच्चों को साउंड्स या तो डिस्टॉर्टेड आते हैं, या तो इनकम्प्लीट आते हैं, या बिल्कुल ही नहीं आते। स्पीच लर्निंग में ब्रेन को ये समझना होता है साउंड कितनी लाउड है, साउंड कहाँ से आ रही है, साउंड का पैटर्न क्या है, और ये सब बिना एम्प्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं। जैसा कि मैंने बोला कि हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट लगाने के बाद ऑडिटरी ट्रेनिंग या ऑडिटरी वर्बल थेरेपी की बहुत जरूरत है, ताकि बच्चे में लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव हो सके। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा ऑडिटरी स्किल्स को इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि उसका फाइनल स्टेज जब आता है, बच्चा जब स्पीच बोलना शुरू करता है, उसकी क्लैरिटी देखने लायक होती है। बिना हियरिंग एड कॉक्लियर इम्प्लांट लगाए या बिना ऑडिटरी स्किल्स को इम्प्रूव करवाए बच्चा शायद बोलना तो सीख जाए, मे बी आपका मुंह देख के लिप रीडिंग करे, या सुन के भी आधा अधूरा जितना भी हो सके सुन रहा है, कर रहा है, पीछे से नाम बुलाओ तो सुन रहा है। ये सब देख के आपको लगा कि ओके, बच्चा तो सुन रहा है, ठीक है। अगर आपने इन सब की स्टेप वाइज साउंड ट्रेनिंग या लिसनिंग ट्रेनिंग नहीं करवाई है, तो स्पीच क्लैरिटी में दिक्कत आएगी। स्पीच तब डेवलप होती है जब बच्चे पहले साउंड सुनते हैं, फिर साउंड को प्रोसेस करते हैं, फिर उसे इमिटेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प और ब, आप देखने में दोनों ही बाइलेबियल साउंड है, यानी होंठ जोड़ के आप साउंड निकाल रहे हैं, लेकिन हम किस तरह से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं सुन के, तो ये डिफरेंस अगर बच्चे को नहीं आता है तो आप स्पीच क्लैरिटी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक्टिविटीज से पहले ये चेक करें बच्चा साउंड सुन रहा है या नहीं, सॉफ्ट और लाउड साउंड का डिफरेंस, फैमिलियर वर्सेस अनफैमिलियर साउंड। रूल नंबर 3, एक टाइम पे एक ही साउंड को टारगेट कीजिए। पेरेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि लिंग साउंड के बाद क्या, हमने तो लिंग साउंड करवा दिया है, बच्चे को समझ में भी आता है, बच्चा बोल भी लेता है, रिपीट भी कर लेता है, और पेरेंट्स सारे साउंड्स को लेके बुलवाना शुरू करते हैं या वर्ड्स बुलवाना शुरू कर देते हैं डायरेक्टली ही। हियरिंग लॉस किसी भी बच्चे के लिए मल्टीपल साउंड्स या मल्टीपल वर्ड्स या मल्टीपल टारगेट्स अगर हम लेते हैं, तो ये उनके लिए ओवरलोड हो जाता है और बच्चा कुछ सीखने के बजाय चिड़चिड़ा हो जाता है, करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे स्ट्रेस लगती है कि बाप रे बहुत सारा कुछ है सीखने के लिए, तो मैं नहीं सीखूंगा। इससे अच्छा है कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर दे दो, हाइपर एक्टिविटी दे दो, मैं बैठूंगा ही नहीं, करूंगा ही नहीं। तो किसी एक स्पीच साउंड को टारगेट कीजिए जो कि मीनिंगफुल है, आप दिखा सकते हो, डेली लाइफ में वो खुद यूज करता है, इजी वाला। उसे ऑडिटरी ट्रेनिंग में भी डालिए और बच्चे को बुलवाइए भी, और वो हो जाने के बाद फिर हम नेक्स्ट साउंड पे या नेक्स्ट वर्ड पे जा सकते हैं। रूल नंबर 4, साउंड्स कैसे बनती है ये भी बच्चे को दिखानी जरूरी है। बहुत सारे बच्चे साउंड्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, तो उस हिसाब से अगर बच्चे को पीछे से बोला जाए तब भी बच्चा नहीं समझ रहा है, तो कई बार हमको सामने से भी बच्चे को दिखानी होती है कि कैसे साउंड बन रहा है। जैसे माँ, पा। माँ होती है नेजल साउंड, यहाँ पे हाथ रख के बच्चे को सिखा सकते हैं, माँ माँ, नाक में वाइब्रेशन आती है। पा, यहाँ पे हवा आती है, प्लोसिव साउंड्स बोलते हैं, जैसे पा पा। तो अगर आप इसको घर पे भी आप ट्राई कर सकते हैं कि हवा आ रही है कि नहीं, पा पा।
थोड़ी सी बर्स्ट ऑफ एयर आ रही है। तो ये डिफरेंस आपको बच्चे को सिखानी है ताकि बच्चे की साउंड क्लैरिटी अच्छी हो। पर ये सिर्फ उस समय दिखाना है जब बच्चा डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, दो साउंड्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। आप ये मत सोचिए कि मैंने तो बोल दिया कि लिप रीडिंग करवाओ, बच्चे को ऐसे ही सिखाओ, वाइब्रेशन दिखाओ, गले की वाइब्रेशन दिखाओ, नाक की वाइब्रेशन दिखाओ, ऐसा नहीं है। जब तक बच्चा सुन के कर रहा है तब तक बच्चे को दिखाना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा नहीं समझ पा रहा है दो साउंड्स का डिफरेंशिएशन, तभी आप सामने से दिखाएंगे, इन केस ऑफ कॉक्लियर इम्प्लांट और इन केस ऑफ हियरिंग एड। हियरिंग एड के बच्चे को आप अगर ज्यादा लॉस है तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, और अगर बच्चे को कम लॉस है, हियरिंग एड से अच्छा सुनाई देता है, तो आप ऑडिटरी स्किल्स को ही प्रेफरेंस देंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि स्पीच एक्टिविटी या स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, जो कि 2 महीने में या 4 महीने में कंप्लीट नहीं हो सकती। तो आपको एक्सपेक्टेशन भी वैसी रखनी है, किसी से बच्चे को कंपेयर नहीं करना है, बच्चे को भी टाइम देना है और तरह तरह के मौके देने हैं ताकि बच्चा भी सीख पाए, बोल पाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन पेरेंट्स के पास भी पहुंचे जिनके बच्चे कॉक्लियर इम्प्लांट, टी या हियरिंग एड्स पहनते हैं। और अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल में आती है ऐसी ही यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।